नमस्कार चक्षुदर्शी के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत की मान प्रतिष्ठा की। भारत की मान प्रतिष्ठा और पाकिस्तान के साथ हमारे जो ताज़ा तर के ताल्लुकात हुए हैं उसको लेकर के। भारत की मान प्रतिष्ठा गिराने का काम G7 के जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भारत को आमंत्रित न करके दुनिया ने दिखा दिया है कि भारत की जो स्थिति है उसकी नज़र में क्या है। कनाडा में G7 का सम्मेलन हो रहा है और कनाडा की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को परंपरा अनुसार जो पिछले 5-7 साल से चल रही थी विशेष आमंत्रित के तौर पर भी बुलाने से इनकार कर दिया है। और मुझे लगता है कि पिछले 1-2 साल में कनाडा के साथ हमारे यानी भारत के जो संबंधों में बिगाड़ आया है उसकी वजह से कनाडा की सरकार ने एक कदम उठाया होगा, लेकिन ये कनाडा सरकार का कदम भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत अफसोसनाक है। और मुझे लगता है कि इसके लिए हम कनाडा को जितना जिम्मेदार ठहराएं उससे ज़्यादा हमें अपनी गलती मान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारे देश में गलतियों को मानने की परंपरा पिछले 10 साल से 11 साल से समाप्त हो गई है। आप देखिए कि कनाडा के साथ भी वही स्थिति है। कनाडा पर भी भारत ने आतंकवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगाया था और पाकिस्तान के साथ तो इसी बिना पर अभी पिछले दिनों 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। बाद में बड़े नाटकीय तरीके से उसका सीज फायर भी हो गया, लेकिन ये जो सीज फायर है ये ज़रा सा होकर रहा, ये सीज फायर हुआ नहीं है। अब तो भारत पर उल्टे हमले होने लगे हैं। पाकिस्तान तो हमले कर ही रहा था, चीन भी हमला कर रहा है, कनाडा भी हमला कर रहा है, अमेरिका भी हमला कर रहा है। और ये हमले गोला बारूद के हमले नहीं हैं, ये हमले कूटनीतिक और राजनयिक हमले हैं। भारत के जो एक ज़माने में मित्र राष्ट्र होते थे उनका जो व्यवहार भारत के प्रति है अभी तत्काल आने वाले पिछले कुछ दिनों में बदला है। ये हमले उसको लेकर के हैं और ये भारत की संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, भारत की सेना को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जनता को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन भारत की मान प्रतिष्ठा को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन कोई ये मानने वाला नहीं है। आइए सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करने से पहले हम आपको बताएं कि जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को लेकर के किया था, 10 मई को नाटकीय ढंग से उसका सीज फायर हो गया और उसमें उसका श्रेय लेने के लिए सेना अलग रही, प्रधानमंत्री अलग रहे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब अलग कोशिश करते रहे और लगातार बयान देते रहे। आज भी वो अपने रवैये से पीछे नहीं हटे हैं। और दुर्भाग्य है कि भारत की सरकार ने, आज हम जून में प्रवेश कर रहे हैं, 4 जून है, लेकिन ना अमेरिका के राष्ट्रपति के किसी एक बयान का खंडन किया है और न दृढ़तापूर्वक चीन को आंखें दिखाई हैं कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की पर्दे के पीछे से मदद क्यों की। इससे जाहिर है कि भारत का जो इकबाल किसी ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में और श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में, मैं तो कहता हूँ यहाँ तक कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जो इकबाल भारत का हुआ करता था वो इकबाल आज भारत का नहीं है। और इसमें हमारे लिए जो हमारे मौजूदा नेता है उसके लिए वो जिम्मेदार है जो देश की न विदेश नीति पर अटल रह पाए, जो न अपनी कूटनीति में समयानुकूल परिवर्तन कर पाए और एक ऐसी अंधी सुरंग में घुसते चले गए जहाँ से वापस लौटने के रास्ते बचे नहीं हैं। आप देखिए कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सीज फायर के बाद दुनिया के 33 देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे, 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए और 7 प्रतिनिधिमंडलों को अलग अलग देशों की जिम्मेदारी दी गई। और कैसे कैसे देशों में भेजे गए, अगर आप उनका नाम सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। अब अमेरिका में जाने का क्या मतलब है? अमेरिका तो अब पाकिस्तान को लगातार नगद मदद दिला रहा है अपने संगठनों की ओर से, IMF ने भी उसे पैसा दिया, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका की ओर से पैरवी की कि शांति होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में।
हम पनामा जा रहे हैं, पनामा कितना सा देश है आप जानते हैं, नक्शे पर देख सकते हैं। हम गुयाना जा रहे हैं, गुयाना से में अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करते हैं तो उससे पाकिस्तान का क्या नुकसान होने वाला है, ये आप जानने की कोशिश करिए। हम ब्राज़ील गए, हम कोलंबिया गए, इन राष्ट्रों में जाने से पाकिस्तान की छवि खराब होगी क्या कि वो आतंकवाद को संरक्षण देता है, या भारत की छवि बड़ी उज्जवल हो जाएगी कि उसने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की। हमारे जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हैं, जिसमें कांग्रेस के लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं, जेडीयूएस के लोग हैं, एनसीपी के लोग हैं, सब लगभग सभी दलों के लोग हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? कुवैत जा रहे हैं, सऊदी अरब गए हैं, बहरीन गए हैं, अल्जीरिया गए हैं, इंडोनेशिया गए हैं, मलेशिया गए हैं, और दक्षिण कोरिया गए हैं, जापान और सिंगापुर गए हैं। तो ये देश, इन देशों की यात्रा में पाकिस्तान के खिलाफ हम जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उससे भारत की छवि बन रही है या पाकिस्तान की बिगड़ रही है, इसका विश्लेषण अभी होना बाकी है। लेकिन हम हैं कि हम लगातार जा रहे हैं, हम लाइबेरिया जा रहे हैं, हम कांगो जा रहे हैं, हम लियोन जा रहे हैं, हम स्पेन ग्रीस जा रहे हैं, हम स्लोवेनिया जा रहे हैं, लातविया जा रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, इथोपिया जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। लेकिन जहां हमें जाना चाहिए वहां हमने अपना कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। हमने चीन में, जो हमारी बिल्कुल सीमा से लगा देश है, वहां पाकिस्तान की शिकायत करने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, इसका उत्तर देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री भी दे सकते हैं। हमने कनाडा में अपना कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, इसका उत्तर भी भारत सरकार या भारत के विदेश मंत्री या भारत के विदेश सचिव दे सकते हैं। हमने इजराइल में भी अपना कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की हरकतों को बताने के लिए नहीं भेजा। हमने जहां भेजा है वहां पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, पाकिस्तान की कोई शनाख्त नहीं, पाकिस्तान का कोई कारोबार नहीं। पाकिस्तान को मदद करने वाले जो देश हैं, प्रमुख देश हैं, उसमें चीन है। चीन में हमारा प्रतिनिधिमंडल न भेजने का फैसला तमाम तरह के सवाल उत्पन्न करता है और इनके उत्तर मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे देश का जो नेतृत्व है वो देश से संवाद ही नहीं करना चाहता। इस विषम घड़ी में ऑपरेशन सिंदूर के पहले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और अब जब कनाडा ने आपको G7 के सम्मेलन में बुलाने से इनकार कर दिया है, तब भी आप देश की संसद को बुला करके बात नहीं करना चाहते और देश की जनता को नहीं बताना चाहते कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आने वाले जो दिन हैं वो भारत के लिए बहुत संक्रमण के होने वाले हैं। भारत की पिछली सरकारों ने, जिसमें कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, जिसमें अन्य दलों की मिलीजुली सरकार भी रही, उन सारी सरकारों ने पिछले 70 साल में देश की जो मान प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बनाई थी, वो पिछले 2 साल में भारत सरकार की गलत नीतियों, बड़बोलेपन और अहमन्यता, अहंकार के वजह से मिट्टी में मिल गई है। आज स्थिति ये है कि भारत को कोई लिफ्ट नहीं देना चाहता। जितने संस्थान बने थे एशिया में देशों के मिलजुल के काम काज करने के, चाहे वो सार्क का हो, चाहे एशियन का हो, चाहे बिमटेक हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे G20 हो, चाहे NSS हो, चाहे सार्क हो, चाहे SCO हो, कहीं भी भारत की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। भारत को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। और इस पर परोक्ष रूप से आप अगर गौर से देखें तो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी, जिनको हम शत्रु श्रेणी में भी रख सकते हैं, चीन ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। अब एशिया में और दुनिया में चीन, एशिया का नेतृत्व दुनिया में भारत नहीं चीन कर रहा है, और तब कर रहा है जबकि भारत ने हाल ही में आंकड़ों के दम पर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया है। भारत के जो नागरिक हैं वो इस दावे पर खुश हो सकते हैं, हालांकि हकीकत और अफसाने में बहुत अंतर है। भारत में न तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, न रोजगार बढ़े हैं, न हमारा निर्यात बढ़ा है, और न हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसमें कोई तब्दीली आई है। उल्टे स्थिति और ख़राब हुई है। दुनिया के बाज़ारों में हमारी जगह
नगण्य है। और चीन जो हमारे बिल्कुल सीमा से लगा देश है, उसका जो भाग है, प्रतिभाग है दुनिया के बाजारों में, वो 70% से ज़्यादा हो चुका है। हम खुद, हमारे भारत के जो बाजार हैं चीनी सामान से भरे पड़े हैं। लेकिन भारत की सरकार ने पिछले 11 साल में एक भी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे कि भारत की आत्मनिर्भरता निर्यात से कम हो, आयात उसका जो है वो कम हो, निर्यात बढ़े। एक जमाना था जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकारें थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और उनके बाद बहुत से कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये लोग देश के लिए दूरदृष्टि से सोचते थे और पंचवर्षीय योजनाएं बना करके उन पर काम करते थे। लेकिन हमारी जो मौजूदा सरकार है, इसने 10 साल बर्बाद कर दिए, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। हालांकि सत्ता में बने रहने के लिए हमारी सरकार की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उसने 2049 तक का रोड मैप बना के रखा है, लेकिन विकास का कोई रोड मैप उसके पास नहीं है। आप देखिए, कामकाज से देखिए, मणिपुर 2 साल जला, प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए, प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ नहीं जाते, लेकिन दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में उन्होंने यात्राएं कर ली हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा देशों के वो नागरिक सम्मान हासिल कर चुके हैं। लेकिन उनके इस कृत्य से उनका व्यक्तिगत इमेज जो बनना था वो बना कि नहीं बना, ये तो बात की बात है, लेकिन भारत की इमेज, भारत की मान प्रतिष्ठा पर लगातार बट्टा लग रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि भारत में ऐसा कोई दूसरा राजनीतिक नहीं है जो इस नुकसान को की भरपाई करवा सके, या उसका इतना असर नहीं है कि जो भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को गलत ट्रैक पर जाने से रोक सके, उन्हें समझा सके, टोक सके कि आपकी कूटनीति, आपकी विदेश नीति लगातार विफल हो रही है, आप हर मोर्चे पर विफल हो रहे हैं। ये कहने वाला अब कोई नहीं है। कम से कम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें तो मुझे एक चेहरा, एक व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुल कर कह सके कि आप गलत जा रहे हैं, आप अपनी रीति नीति, व्यवहार, वाणी, संयम सबको बदलिए। अब जब कोई टोकने वाला नहीं है तो ऐसे में तो वही होता है कि कहते हैं ना, रामचरितमानस में कहा गया है कि सचिव वेद गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस। तो इन तीनों के प्रिय बोलने से राजधर्म का नाश होता है, और आज राजधर्म का नाश बुरी तरह से हो रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे जो पारंपरिक मित्र थे, सबसे घनिष्ठ मित्र थे रूस, उनके रवैये में भी बहुत तब्दीली आई है। वो भी हमारे शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। आपको याद हो 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो हमारे मित्र रूस ने ही सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल किया था। आज मुझे लगता है कि ऐसा मौका अगर दोबारा आ जाए कि जहां वीटो के इस्तेमाल की जरूरत पड़े, तो शायद ही रूस भारत के पक्ष में ये अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करेगा। ऐसे में दूसरे जो राज्य हैं, राष्ट्र हैं जिनके पास के वीटो पावर है, वो भारत के लिए काम करेंगे, इसमें भी मुझे संदेह है। क्योंकि अमेरिका से हमारे रिश्ते लगातार गड़बड़ हो रहे हैं। अमेरिका ने हमारे ऊपर भी टैरिफ थोपा था। अमेरिका में भारत के जो सबसे बड़े व्यापारियों में 2 में से एक हैं अडानी, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। अभी ताज़ा मामला आया है कि अडानी ने किस तरह से इन तेल के टैंकरों की खरीद के मामले में जालसाजी की, ईरान से लाए और कहाँ दिखा दिया, कैश लाए, क्या हुआ, जो भी है। अब अखबारों में खूब छपा है, उस पर अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। असली बात यह है कि अब भारत की मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कौन सामने आएगा। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अभी भोपाल में एक जुमला कहा जो लोगों को भी बुरा लगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो बहुत ही बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हैं, सरेंडर मोदी हैं, जो लगातार सरेंडर करते जा रहे हैं, जो चीन के सामने सरेंडर कर रहे हैं, जो अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये सीज फायर क्या है? एक तरह का सरेंडर है। अन्यथा
आपके पास मौका था 1971 के बाद, ये दूसरा मौका था। जैसा कि आप कहते हैं कि आपने 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को समाप्त किया है, तो आप और थोड़ा सा 10, 15, 20 किलोमीटर चले जाते तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा सकते थे। लेकिन आपने अपने सरेंडर की जो आपकी नीति है उसको आगे बढ़ाया। आप पाकिस्तान के सामने सरेंडर, आप चीन के सामने सरेंडर, आप अमेरिका के सामने सरेंडर, आप इजराइल के सामने सरेंडर, आप कहाँ सरेंडर नहीं है। तो कृपा करके ये समर्पण की नीति बदलिए। ये राष्ट्र हित में नहीं है, ये राष्ट्र के मान सम्मान संप्रभुता और जो हमारी जो राजनीतिक विरासत है उसके खिलाफ है। हमें लौट करके अगर मान प्रतिष्ठा भारत की बहाल करना है तो दो ही रास्ते हैं कि एक तो हम अपनी जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करें और बिना हिचके जो हमारी परीक्षित, जो टेस्टेड जो विदेश नीति है नेहरू के युग की, उस पर काम करें। और दूसरा ये है कि अब मोदी जी से कहें कि वो विश्राम करें, उनसे काम हो नहीं पा रहा है, उनका हर पैतरा गलत साबित हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों की ही सरकार चलानी है तो उसमें मोदी जी कोई अनिवार्यता नहीं हो सकते। आप किसी दूसरे आदमी को ये मौका दीजिए कि वो मोदी जी के द्वारा की गई गलतियों को ठीक कर पाए। अगर आप ये गलती खुद नहीं सुधारेंगे तो मुझे लगता है कि वक्त इन गलतियों को सुधारेगा, देश की जनता इन गलतियों को सुधारेगी, लेकिन तब तक देश का बहुत नुकसान हो चुकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो चक्षुदर्शी के दर्शक इस विषय पर, इस प्रसंग पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और जो भी उचित मंच उनके पास हासिल होगा उस पर इस पर बहस करेंगे कि क्या सचमुच भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के साथ साथ भारत की मान प्रतिष्ठा भी अब दांव पर लग चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कृपा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। हम तकनीकी रूप से अभी बहुत सक्षम नहीं हैं, हम ना टैग लगा पाते हैं, हम ना लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, ना सब्सक्रिप्शन अभी हमारा नगद है। इसलिए आप जैसे भी मदद करना चाहें करें ताकि सिलसिला जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।